नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं इंदु स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल आईपी स्टडी पॉइंट पे, जहाँ आपको तैयारी कराई जा रही है सीटेट 2024 की, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं साइकोलॉजी का जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जहाँ से हमेशा क्वेश्चन बनते हैं। हर बार पेपर में क्वेश्चन आते हैं, फिर वो चाहे यूपी टेट हो चाहे सी टेट हो, उसमें क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो आज का हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जीन पियाजे। जीन पियाजे से क्वेश्चन एक ना एक जरूर आता है हर बार। तो आज हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे? जीन पियाजे, और इन्होंने क्या सिद्धांत दिए हैं इसके बारे में। तो जिन लोगों ने हमारी पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारी प्लेलिस्ट में जा करके वीडियोस देख सकते हैं और अपनी तैयारी को बहुत अच्छा और बेहतरीन बना सकते हैं। तो शुरू करेंगे हम आज का टॉपिक, जीन पियाजे, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। जीन पियाजे जी ने कौन सा सिद्धांत दिया था? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। इसमें पहला पॉइंट क्या आता है कि जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। जीन पियाजे जी कहाँ के रहने वाले थे? तो स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। पियाजे का मानना है कि जैसे बच्चों में जैविक परिपक्वता यानी बायोलॉजिकल मैच्योरेशन आती है, वह वस्तुओं के बारे में अपने दिमाग में कंसेप्ट बना लेते हैं। जैसे जैसे क्या होता है कि बच्चों में जैविक परिपक्वता आती है, वे वस्तुओं के बारे में अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट बना लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या कहता है कि पियाजे के अकॉर्डिंग बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता कैसे पॉजिटिव नॉलेज का जो है इम्प्रूवमेंट करते हैं, क्रिएशन करते हैं। बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं, जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। अगला क्या कहते हैं पॉइंट पियाजे के अकॉर्डिंग बच्चों की थिंकिंग अडल्ट से प्रकार मतलब अडल्ट जो लोग होते हैं उनसे अलग टाइप में होती है। क्या होती है कि उनसे जो अडल्ट लोग होते हैं उनसे अलग होती है, ना कि क्वांटिटी में। कहा गया है, मतलब इस पॉइंट का मतलब ये होता है कि बच्चों की जो थिंकिंग होती है, जो बड़े लोग होते हैं, ठीक है, उनसे और बच्चों में कॉमन सी बात है, उनकी सोच जो होती है वो अलग होती है, क्वालिटी में ना कि क्वांटिटी में। क्वालिटी होता है गुण और क्वांटिटी होती है मात्रा। ये तो आप सभी लोग जानते ही होंगे। तो यही हमारा पॉइंट ये कह रहा है कि क्वालिटी में जो बच्चों की थिंकिंग होती है वो अलग होती है, ना कि क्वांटिटी में। आएंगे हम, आगे बढ़ते हैं। आगे पॉइंट क्या है कि कंसेप्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। फर्स्ट पॉइंट है अनुकूलन यानी एडाप्टेशन। देखिए, वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना अनुकूलन कहलाता है। अनुकूलन क्या कहलाता है? एडाप्टेशन, कि जैसा वातावरण हो उसके अकॉर्डिंग आप अपने आप को ढाल लो, नहीं तो वहाँ क्या हो जाओगे, एडजस्ट नहीं कर पाओगे। जैसे कि हम लोग जानते हैं, हम लोगों ने जो पिछली चीज़ें पढ़ी हैं, प्राचीन हिस्ट्री और ये सारी चीज़ें बायोलॉजी वगैरह, तो उसमें क्या बताया जाता है कि जिराफ जो है उसकी गर्दन क्यों लंबी हो गई? क्योंकि उसने अपने आप को एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग क्या किया, ढाल लिया था। तो इसमें क्या अडॉप्टेशन क्या कहा गया है। और जो जो प्राणी विलुप्त हो गए, जो जंतु क्यों विलुप्त हो गए? क्योंकि जैसे जैसे ये मतलब यहाँ की जो जलवायु है, क्लाइमेट है, उसमें चेंज आता गया, उसके अकॉर्डिंग जो जीव अपने आप को नहीं ढाल पाए वो विलुप्त होते चले गए। और जिन जीवों ने अपने आप को उसी के अकॉर्डिंग ढाल लिया, ठीक है, टेक्नोलॉजी के बढ़ते क्रम के अकॉर्डिंग, वो जीव आज भी जीवित हैं। तो अडॉप्टेशन क्या कहलाता है कि वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना अनुकूलन कहलाता है। इसकी दो प्रक्रिया होती हैं। कौन कौन सी प्रक्रियाएं होती हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल आत्मसातीकरण यानी कि एसिमिलेशन। आत्मसातकरण क्या होता है? पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना। जो हमारा पहले का ज्ञान है उसको नए ज्ञान के साथ क्या करना, जोड़ना, क्या कहलाता है? आत्मसातकरण कहलाता है। जैसे कि हम आपको बताएंगे, एक एग्जाम्पल देंगे। जैसे हम लोग बचपन से पढ़ते आते हैं गणित, क्या सब्जेक्ट पढ़ते हैं? गणित। और वो गणित जैसे कि उसमें जोड़ घटाना गुणा भाग और बाकी और भी सारी चीज़ें होती हैं, वो हम पढ़ते चले आते हैं। रीजनिंग क्या है? एक सब्जेक्ट ऐसा है, जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करती हैं तब हमको रीजनिंग लगाने का उसमें मौका मिलता है। लेकिन वो गणित क्या होती है, रीजनिंग के कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं, लगभग ही
जिसमें गणित क्या होता है, वो जो है फायदा करता है। तो ये क्या हो गया, पहले से हम मैथ पढ़ रहे थे, हमको जोड़ घटाना गुणा भाग ये सारी चीज़ें आती थी। अब रीजनिंग में जब जरूरत पड़ती है तो हमें पहले का जो ज्ञान है वो इस जो नए ज्ञान को हम रीजनिंग पढ़ने जाते हैं उसके साथ क्या होता है, जुड़ करके हम जोड़ लेते हैं उसको, वो हमें प्रॉफिट कहीं ना कहीं दिलाता है। तो पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना ही क्या कहलाता है, आत्मसात करण कहलाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, समायोजन यानी कि एकोमोडेशन। समायोजन क्या कहलाता है कि पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बिठाना समायोजन कहलाता है। क्या होता है कि पूर्व ज्ञान जो पहले से ज्ञान हो उसमें परिवर्तन करें और वातावरण के साथ तालमेल बिठाएं। जैसे कहा जाता है कि जब बचपन में हम लोग 1 से 5 तक पढ़ते थे तो उसमें क्या होता था कि पहले हम लोग को संस्कृत नहीं पढ़ाई जाती, सिर्फ हिंदी पढ़ाई जाती है। हिंदी के जो होते हैं मतलब शब्द होते हैं, हिंदी के शब्द हम लोग पढ़ते जाते हैं। लेकिन जब बड़ी क्लासेस में जैसे जैसे आने लगते हैं जूनियर क्लासेस में, तो एक संस्कृत सब्जेक्ट भी ऐड हो जाता है। उसमें क्या है, तो उसमें हिंदी और संस्कृत में कुछ ऐसे पॉइंट, ऐसे शब्द होते हैं जिनमें थोड़ा ही डिफरेंस होता है। जैसे हिंदी में हमने क्या पढ़ा, मोर, तो संस्कृत में मोर को क्या कहते हैं, मयूर। हिंदी में होता है कौवा और संस्कृत में होता है काका। तो जो पूर्व ज्ञान होता है उसमें परिवर्तन करके जब वातावरण के साथ हम तालमेल बिठा लेते हैं, मतलब हिंदी भी हमें आ गई और संस्कृत भी आ गई, तो वो क्या कहलाता है, समायोजन कहलाता है। अब आगे पढ़ेंगे हम लोग, जैसे इसमें आप लोग भी जानते होंगे सीटेट जैसे आप लोग पढ़ रहे हैं, तो जो लोग हिंदी के साथ संस्कृत लेते हैं उन्हें कहीं ना कहीं बेनिफिट होता है क्योंकि वो उससे जुड़ा हुआ सब्जेक्ट होता है। लेकिन हिंदी और इंग्लिश तो ये डिफरेंट दो लैंग्वेज हो जाती हैं। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे कि साम्य धारणा या संतुलन यानी इक्विलिब्रेशन, इसे क्या कहते हैं, इक्विलिब्रेशन। इसके द्वारा होता क्या है, मतलब साम्य धारण में क्या होता है कि इसके द्वारा बच्चा आत्मसातकरण और समायोजन की प्रक्रियाओं के बीच संतुलन कायम करता है। इक्विलिब्रियम यानी कि जैसे हमें संतुलन कायम करना तो क्या करना कि आत्मसातकरण और समायोजन, जो पहले का ज्ञान है उसको नए ज्ञान से जोड़कर और जो पहले का ज्ञान है उसमें चेंज करके और नए ज्ञान को और भी आगे बढ़ाकर, इन दोनों प्रक्रियाओं के बीच जब कहा गया है ना समायोजन बैठा ले, संतुलन बैठा ले, तो उसको क्या कहेंगे, हम संतुलन कहते हैं, साम्य धारण कहते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग, स्कीमा पढ़ेंगे। स्कीमा कई बार पूछा जा चुका है। स्कीमा होता क्या है, देखिए मानव के दिमाग में जो चीज़ें पहले से स्टोर होती हैं वह उनका प्रयोग करके किसी विषय के प्रति एक धारणा बनाता है, तो इसे स्कीमा कहते हैं। होता क्या है, जैसे हम लोग कहते हैं प्री परसेप्शन, स्कीमा को एज लाइक क्या बोल सकते हैं, प्री परसेप्शन, कि मनुष्य के दिमाग में जो चीज़ें पहले से स्टोर रहती हैं, ठीक है, उसके बारे में ही वो क्या है, उनका यूज़ करके कोई भी सब्जेक्ट हो या कोई भी पॉइंट हो उसके बारे में एक अपनी क्या बना लेता है, धारणा, एक काल्पनिक चीज़ें बना लेता है। ठीक है, जैसे हम लोग बच्चे छोटे होते हैं या कोई भी है तो जानते हैं कि हॉस्पिटल में डॉक्टर होते हैं, पेशेंट होते हैं, सारी चीज़ें, तो एक पहले से हॉस्पिटल गए नहीं उसके पहले एक क्या बना ली, धारणा मन में बना ली कि ऐसी ऐसी चीज़ें होंगी। तो जो भी मनुष्य के दिमाग में पहले से चीज़ें स्टोर रहती हैं उनका यूज़ करके किसी विषय के प्रति कोई भी काल्पनिक धारणा बनाना ही क्या कहलाता है, स्कीमा कहलाता है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला पॉइंट क्या कहता है कि मानव शिशु में स्कीमा प्रवृत्ति और प्रतिक्रिया जन्मजात होती है। मानव शिशु में क्या होता है कि स्कीमा जो प्रवृत्ति होती है और एक्टिविटी होती है वो जन्मजात होती है। आगे बढ़ेंगे हम लोग, संगठन यानी ऑर्गेनाइजेशन। इसमें पियाजे जी क्या कहते हैं सुनेंगे हम लोग और समझेंगे। पियाजे के सिद्धांत में संज्ञानात्मक प्रणाली के लिए स्कीमाओं को पुनर्व्यवस्थित करना, उन्हें स्कीमाओं से जोड़ने को संगठन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो आगे हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई हैं, 4 अवस्थाएं बताई हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल पहली अवस्था क्या है, संवेदी पेशी अवस्था यानी सेंसरी मोटर स्टेज, 0 से 2 वर्ष।
ये कितने से कितने वर्ष तक होती है? 0 से 2 वर्ष। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस अवस्था में बच्चा अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है। इसमें वस्तु स्थायित्व यानी ऑब्जेक्ट परमानेंस का गुण आता है। क्या आता है? वस्तु स्थायित्व यानी बच्चा अपने दिमाग में वस्तुओं की छाप बनाना शुरू करता है। क्या शुरू करता है? वस्तुओं की छाप की वस्तु कैसी है, जिससे वह छिपी हुई वस्तु को भी ढूंढ लेता है। संवेदी पेशी अवस्था में क्या होता है कि 0 से 2 वर्ष तक की अवस्था चलती है। अपनी जो ज्ञानेंद्रियां होती हैं उनके माध्यम से बच्चा सीखता है। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इसमें किसका गुण आता है? वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है, जिससे बच्चे क्या है? चीज़ों को पहचानने लगते हैं। आगे बढ़ेंगे हम लोग। सेकेंड अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यानी प्री ऑपरेशनल स्टेज। ये होती है 2 से 7 वर्ष तक के। यह क्रिया करने से पहले की अवस्था है। इसमें बच्चा सामने आने वाली चीज़ों को देख पाएगा, समझ पाएगा, लेकिन कोई क्रिया नहीं कर पाएगा। होता क्या है कि बच्चा चीज़ों को देखेगा, समझेगा, लेकिन कोई रिएक्शन नहीं देता है। 2 से 7 वर्ष के बीच में। अगला पॉइंट है कि इस स्टेज में बच्चा प्रतीकों यानी कि सिंबल्स का यूज़ करने में निपुण हो जाता है। जैसे साइकिल शब्द सुनकर उसके माइंड में साइकिल की एक इमेज बन जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला पॉइंट है कि इस स्टेज में लक्ष्य निर्देशित व्यवहार यानी गोल डायरेक्टेड बिहेवियर की क्षमता आ जाती है। लक्ष्य निर्देशित व्यवहार। फर्स्ट पॉइंट है इसका जीववाद यानी एनिमिज्म, जब बच्चा सजीव और निर्जीव वस्तुओं में अंतर नहीं कर पाता है। और दूसरा पॉइंट अहम केंद्रित यानी ईगोसेंट्रिज्म क्या होता है कि जब बच्चा यह सोचना शुरू कर देता है कि जो वह कर रहा है, सोच रहा है, सब ठीक है। इसको कहते हैं ईगोसेंट्रिज्म। आगे बढ़ेंगे। अपलटावी अवस्था कौन सी होती है? यानी इरिवर्सिबिलिटी। इसमें बच्चा वस्तुओं, संख्याओं, समस्या आदि को उलटना पलटना नहीं सीखता है। इसको अपलटावी कहते हैं, इरिवर्सिबिलिटी कहते हैं। ये छोटे छोटे पॉइंट हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लिए जाते हैं। मुद्रा संप्रत्यय क्या होता है कि दूरी, भार, ऊंचाई की योग्यता आदि के कंसेप्ट की कमी इसी अवस्था में होती है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। केंद्रीकरण सेंट्रेशन क्या होता है कि एक समय में किसी वस्तु की केवल एक विशेषता पर ध्यान दे पाने की प्रवृत्ति को सेंट्रेशन कहते हैं। मतलब एक टाइम में किसी वस्तु की केवल एक ही विशेषता पर ध्यान दिया जाए तो उसे सेंट्रेशन यानी केंद्रीकरण कहते हैं। संरक्षण क्या होता है? कंजर्वेशन। अगर किसी वस्तु के साइज या शेप में चेंज कर दें, क्या होता है कि अगर कोई वस्तु है उसके साइज या शेप में चेंज कर दें तो उसकी क्वांटिटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन बच्चा इसको समझ नहीं पाता है। इसे क्या कहते हैं? कंजर्वेशन यानी कि संरक्षण कहते हैं। अगला पॉइंट है कि क्रमबद्धता सीरिएशन। इसमें बच्चा वस्तुओं, तथ्यों को उनके आकार में रखना नहीं सीख पाता है, उसे क्रमबद्धता कहते हैं। अब आते हैं हम लोग थर्ड, जो उन्होंने स्टेज दी थी किसने? पियाजे जी ने। उसके बारे में पढ़ेंगे। क्या उन्होंने कहा था? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था यानी कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। या कितने से कितने वर्ष तक होती है? 7 से 11 वर्ष तक के होती है। ठीक है, पहली थी 0 से 2, दूसरी थी 2 से 7 और तीसरी कौन सी है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था यानी कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज 7 से 11। इस अवस्था में बच्चा सामने रखी हुई चीज़ों को देखकर ही कुछ कर सकता है या उन पर चिंतन करना शुरू कर देता है। क्योंकि मूर्त का मतलब होता है कि जो चीज़ हमें दिखाई पड़े। ओके, आगे बढ़ेंगे। इस अवस्था में अपलटावी, जीववाद, मुद्रा, भार संरक्षण, क्रमबद्धता की योग्यता आदि कंसेप्ट के गुण आ जाते हैं। और अगला हमारा पॉइंट है इसी में आगमनात्मक तर्कणा यानी हाइपोथेटिकल थिंकिंग। यह भी इसी अवस्था में आता है। यानी जब बच्चा उदाहरण के ऊपर आधारित होकर तर्क करे, उदाहरण के ऊपर आधारित होकर बच्चा तर्क करे तो उसे कहते हैं आगमनात्मक तर्कणा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ये चौथी स्टेज है जो जीन पियाजे जी ने दी थी। ये कितने से कितनी अवस्था? 11 से 15 वर्ष के लिए है। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, यह संज्ञान की सर्वोच्च अवस्था है।
इसमें बच्चा अमूर्त चिंतन यानी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करने लगता है। काल्पनिक चीज़ें वो सोचता है कि ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाएगा, मैं बड़ा होकर ये बनूंगा, ये करूंगा। ये सारी क्या है? काल्पनिक अमूर्त चिंतन इसे कहते हैं। अगला पॉइंट है निगमनात्मक तर्कणा। इसमें बच्चा नियमों के ऊपर तर्क करता है, तो उसे निगमनात्मक तर्कणा कहते हैं। और हमारा नेक्स्ट पॉइंट है पियाजे के सिद्धांत की आलोचना। भाई हर चीज की निंदा होती है, हर चीज का मेरिट डिमेरिट दोनों चीजें होती। तो अब हम आलोचना पढ़ेंगे, क्रिटिसिज्म, क्रिटिसाइज। पियाजे ने मानसिक विकास के चरणों के क्रम को अपरिवर्तनशील कैसा बताया है? अपरिवर्तनशील। किसको? मानसिक विकास के चरणों को अपरिवर्तनशील बताया है। लेकिन अगर बच्चों को अच्छा वातावरण दिया जाए तो वह अपनी अवस्था की क्षमता से अधिक सीख सकता है। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं एंड होता है। हम आपको मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। कमेंट में जरूर बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।